नमस्ते दोस्तों। गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीसीके का चैप्टर नंबर 4, गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। तो अब इस चैप्टर में सर हम पढ़ने के वाले हैं, पहले तो आप वो बताइए। आप बता रहे हो इजी है, जैसा भी है इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप बताइए हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो जो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर के नाम में ही छुपी हुई हैं। हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के पॉलिसीज। गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज फ्रेम करता है। मतलब आप देखते हैं ना, वो बजट प्रेजेंट होता है कि टैक्स रेट्स ऐसे होने वाले हैं, फिर आपको कैसे टैक्स स्ट्रक्चर में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद में कैसे आप बैंक से लोन अवेलेबल करा सकते हो, कैसे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज फ्रेम करता है सो दैट पूरे कंट्री में बिजनेस का ग्रोथ हो, कि कंजम्पशन बढ़े, डिमांड बढ़े, सप्लाई बढ़े अकॉर्डिंगली। तो गवर्नमेंट ये सारी चीजें को मैनेज करता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट कैसी कैसी पॉलिसीज बनाता है उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। तो इस चैप्टर में आप ये सारी पॉलिसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज बनाता है, उनका पॉलिसी बनाने का प्रोसेस कैसा है, उसके बाद में किस टाइप की पॉलिसी कहाँ काम आती है, सो दैट आगे चल के आपको पता रहे कि ये पॉलिसीज होती क्या है। मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज बिजनेस को कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट करने वाले हैं। आप आगे चल के या तो बिजनेस करोगे, या फिर आप इनकेस आप जॉब करते हो तो आप बिजनेस को गाइड करोगे, या फिर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप अपने क्लाइंट्स को गाइड करोगे। तो ये सब केसेस में आपको ये जरूर जानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे बना रही है और कैसे उस वो बिजनेसेस उसका फायदा उठा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 4, गवर्नमेंट पॉलिसीज। सबसे पहले आप साथ साथ में भी नोट्स बना सकते हो या फिर आप बाद में भी नोट्स बना सकते हो। तो ये आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो या तो आप साथ साथ में नोट्स लिख सकते हो, या बाद में आपके पास टाइम है तो आप बाद में जैसे क्लास पूरा सुन लो उसके बाद में नोट्स बना सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो घबराइएगा मत। सबसे पहले बोला जाता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है ना, दोज आर सिने क्वे नॉन टू बिजनेस। सर क्या आपने बोला अभी? सिने क्वे नॉन मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज आर एब्सोल्युटली नेसेसरी। आप मान लीजिए आप घर में रहते हो, तो मतलब घर के जो पॉलिसीज बनाते हैं वो मम्मी बनाती है। तो इनकेस आपको घर में रहना है तो मम्मी जो जो पॉलिसीज बनाएंगी, मम्मी ने कहा कि यार नाश्ता 10 तक ही मिलेगा, तो आपको 10 बजे के अंदर अंदर रेडी होके आना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको नाश्ता नहीं मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली वैसे ही आप जब एक कंट्री में बिजनेस रन करते हो तो आपको गवर्नमेंट के पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके आप इस बिजनेस को रन कर सकते हो, इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अगर आप बिजनेस के जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को इग्नोर करना चालू कर दोगे तो आपका बिजनेस का भी डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज आर साइन क्वे नॉन। इसका मतलब होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी टू बिजनेसेस। इस वर्ड को प्लीज बस हाईलाइट कर लीजिएगा, सिने क्वे नॉन। SINE है वो, सिने क्वे नॉन एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है। इसके बिना एक बिजनेस फ्लरिश या एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। मान लीजिए आप एक बिजनेस रन करना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी नंबर चाहिए। आपको अगर जीएसटी नंबर चाहिए तो आप जीएसटी के सारे लॉज से बाउंड हो, या फिर आप एक बिजनेस कर रहे हो और आप कुछ अर्न कर रहे हो तो आपको टैक्सेस पेमेंट करने पड़ेंगे। आप बिजनेस कर रहे हो, आपको फंड्स चाहिए होंगे बैंक से। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट पॉलिसीज से रेगुलेटेड है। अगर आप गवर्नमेंट पॉलिसीज को इग्नोर कर दोगे, बोलो ये गवर्नमेंट अपने काम की नहीं है, और आप उन सारी पॉलिसीज को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे तो आप बिजनेस ही रन नहीं कर पाओगे। आप जान ही नहीं पाओगे कि आपको टैक्सेस कैसे पे करना है, जीएसटी आपको कैसे पे करना है, आप कैसे फंड्स उठा सकते हो बैंक से, आपको कुछ भी पता नहीं होगा। तो आपको अगर इनकेस बिजनेस करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, बिजनेस को फ्लरिश करना है, तो यू आर बाउंड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की
और इंडिया के इंडिपेंडेंस के दौरान कैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज अफेक्ट हुई। तो हम सबको पता है कि इंडिपेंडेंस से पहले हमें मतलब हमें जिनसे इंडिपेंडेंस मिली उनका नाम नहीं लेता, तो हमें जिनसे इंडिपेंडेंस मिली उससे पहले जब वो चाणक्य जी थे, तो चाणक्य जी के टाइम भी हमारा जो इकोनॉमी था वो बहुत फ्लरिश कर रहा था। तो उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई थी, उन्होंने करंट अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को देख के अकॉर्डिंगली पॉलिसीज बनाई थी, और उसमें से बोला जाता है कि वो पॉलिसीज कितने आज तक रेलेवेंट है, कुछ पॉलिसीज के बेसिक्स आज तक रेलेवेंट है। इस लेवल का उनके पास नॉलेज था और उन्होंने उस लेवल का इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाया था अपने किंगडम के लिए। उस टाइम क्या होता था, किंग मतलब डेलीगेट कर देते थे कि आप भैया आप बनाइए और मुझे रिव्यू करने के लिए दीजिए, मैं रिव्यू करूंगा एंड फाइनली हम ये पास करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज जो भी हमारी होनी थी। तो उस टाइम ऐसे होता था। और फिर जब उनके बाद में जब वो ब्रिटिशर्स आ गए रूल करने, उस सिचुएशन में कैसे होता था, ब्रिटिश ही हमारे लिए पूरा इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्म करते थे। उसके बाद में हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया पूरी कंट्री के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम करना। तो अभी भी हम इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसीज फ्रेम करती है और वो 5 ईयर पीरियड होता है, मतलब हम 5 साल आगे देख के प्लानिंग करते हैं। मतलब मान लीजिए कि हमें एक नई गवर्नमेंट आई, तो वो 5 साल का अपना एक्शन प्लान आपको प्रेजेंट करती है कि देखिए ये जो हमारा 5 साल का रूलिंग पीरियड है उसमें हम ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं, ये हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगे, ये हमारे मॉनेटरी पॉलिसीज होंगे, ये हमारे फिस्कल पॉलिसी होंगे। सारी चीजें वो इन डिटेल बताते हैं कि हम कैसे ऑपरेट करने वाले हैं। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया एंशिएंट इंडिया के बारे में, फिर प्री इंडिपेंडेंस के बारे में, फिर इंडिपेंडेंस के बाद में। ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया, ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया public policy was prepared by public policy was prepared by king and his followers, king and his followers। तो उस टाइम किंग कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य जी थे ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी और चाणक्य जी ने मिलके बनाया होगा, या फिर चाणक्य जी ने बनाया होगा और उन्होंने अप्रूव किया होगा ड्यूरिंग। और उसके बाद में जब इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, पॉलिसीज वर मेड टू बेनिफिट। तो ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसी बनाते थे और वो किसको बेनिफिट होती थी, ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स को ही बेनिफिट होते थे, तो वो अपने हिसाब से अपने लिए पॉलिसीज बना लिया करते थे। पॉलिसीज वेर मेड बाय ब्रिटिशर्स which used to benefit them। उन्हीं को फायदा पहुंच रहा था यार, बड़ा ही दुखदायक सिचुएशन था हमारे लिए। वो पॉलिसीज बना रहे हैं इंडिया को ही लूटने के लिए और हमें कंप्लाई करना पड़ रहा था। बेनिफिट देम एंड ड्रू वेल्थ फ्रॉम इंडिया। तो सारा पैसा इंडिया का लूट के ले गए, ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसीज उन्होंने बनाए थे। उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी वाज फोकस्ड ऑन। तो उस सिचुएशन में इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बेटर हो गया था, बहुत वर्सन हो गया था। तो उस टाइम जब गवर्नमेंट आई तो उसने इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसे बनाई सो दैट इट कुड फोकस ऑन रिवाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी, मतलब सॉरी ग्रोथ ऑफ द कंट्री, फोकस्ड ऑन रिवाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री। फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग we use
5 ईयर प्लान, हमारे कंट्री में हम 5 ईयर के प्लान यूज करते हैं। जैसे बाहर और कुछ कंट्रीज हैं जो 10 ईयर 20 ईयर का टेन्योर फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे कंट्री में हम 5 ईयर प्लान फॉलो करते हैं। और हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, एग्जाम्पल फर्स्ट 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान was launched in 1951। इस टाइम हमारा फर्स्ट इकोनॉमिक प्लान आया था और हमने अकॉर्डिंगली फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए एक टारगेट सेट किया था और उस पर हमने काम करना स्टार्ट किया था। सर सर सुनिए ना, आप तब से इकोनॉमिक प्लान चलाए जा रहे हैं, आप हमें बताएंगे इकोनॉमिक प्लान के कंटेंट्स क्या होते हैं, या इकोनॉमिक प्लान कैसा होता है, क्या क्या होते हैं इकोनॉमिक प्लान में। तो सुनिए ना, इन डिटेल बता तो रहा हूं आपको, इन डिटेल में। इकोनॉमिक प्लान जनरली एक ब्रॉड कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, एक है फिस्कल पॉलिसी और एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी फोकस करता है कि गवर्नमेंट को टैक्सेस कैसे मिलेंगे और गवर्नमेंट कहां कहां पे ये पैसे को स्पेंड करेगी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना स्पेंड करना है, हेल्थ पे कितना स्पेंड करना है, एजुकेशन पे कितना स्पेंड करना है, और ये सब स्पेंड करने के लिए हमारे पास टैक्सेस कहां कहां से आएंगे, इनकम टैक्स कितना आएगा, जीएसटी कितना आएगा, अदर टैक्सेस कैसे आएंगे, ये सारी चीजें प्लान किया जाता है सो दैट अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट फंड्स हो जिससे वो मतलब सामने की साइड वेलफेयर एक्टिविटी कर सकता है या फिर ग्रोथ एक्टिविटी कर सकता है। ये था फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बताता है कि इकोनॉमी में फंड्स का फ्लो कैसे होगा, इकोनॉमी में फंड्स का फ्लो कैसे होगा, तो बैंक्स कैसे लोन्स देंगे, मतलब हम कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को ज्यादा लोन मिले, क्या हम चाहते हैं एमएसएमईज को लोन मिले, तो उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान्स निकालती है। जैसे एक बहुत पॉपुलर प्लान है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन स्कीम क्या होता है, अनसिक्योर्ड आप अगर बिजनेस कर रहे हैं और कुछ एक सर्टेन क्राइटेरिया आपके फुलफिल हो जाते हैं तो आपको अनसिक्योर्ड लोन्स मिलते हैं, मतलब कुछ भी गारंटी नहीं चाहिए उनको, आपको लोन मिल जाता है सो दैट बिजनेसेस फ्लरिश करें, बिजनेसेस ग्रो करें। तो कैसे इकोनॉमी में मॉनेटरी फंड्स का साइकिल है वो कैसे फ्लो होता है, मॉनेटरी कैसे फ्लो हो रहा है बैंक से, सेंट्रल बैंक से लेके एंड कंज्यूमर्स तक, ये सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी में लिखी जाती है। तो इकोनॉमिक पॉइंट नंबर 3 आ जाइए, इकोनॉमिक पॉलिसीज। इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई दो टाइप की, फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में स्पेस छोड़िएगा, यहाँ पे ये दो टाइप के हैं, फिस्कल पॉलिसी और एक है एक मॉनेटरी पॉलिसी। एक सेकेंड, फिस्कल पॉलिसी और है मॉनेटरी पॉलिसी, ये है मैक्रो इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से। मैक्रो इकोनॉमिक के व्यू पॉइंट से फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दो ब्रॉड कैटेगरी में हमने डिवाइड किया हुआ है इकोनॉमिक पॉलिसीज को। मैक्रो इकोनॉमिक आपको याद आ रहा है, वो वर्ड क्लिक कर रहा है, मैक्रो मतलब क्या, जब आप फॉर द होल इकोनॉमी एज अ होल जब देखते हैं उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक। तो जब आप पूरे इकोनॉमी के लिए पॉलिसीज की तरफ देखते हैं तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बोलते हैं। और फिर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट अलग से पॉलिसीज बनाती है, जैसे जनरली एग्रीकल्चर हो गया या एमएसएमईज हो गया, तो उनके लिए स्पेशल गवर्नमेंट पर सेक्टर वाइज पॉलिसीज बनाती है। सर क्या क्या सेक्टर्स के लिए जनरली बनाती है, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चरल पॉलिसी कि हम एग्रीकल्चर का ग्रोथ कैसे करवा सकते हैं। आपको पता है ना, इंडिया पूरा डिपेंडेंट है, इंडिया का मेजर पोर्शन डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। तो ऑलमोस्ट जो भी एफएमसीजी कंपनीज है ना, जैसे एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, और जितने भी एफएमसीजी कंपनीज है जनरली वो फोकस करते हैं रूरल इंडिया की तरफ,
क्योंकि उनका टोटल रेवेन्यू का 50%, सोचिए क्या मैसिव अमाउंट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ रूरल इंडिया से आता है। और रूरल इंडिया के पास पैसे कहां से आते हैं? एग्रीकल्चर से। तो इनकेस अगर एग्रीकल्चर फ्लरिश नहीं हुआ तो रूरल इंडिया के पास पैसे नहीं होंगे, रूरल इंडिया के पास पैसे नहीं होंगे तो वो स्पेंड नहीं कर पाएंगे और पूरी इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी। तो इंडिया में बहुत ज्यादा महत्व है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी फोकस करता है कि कैसे इंडस्ट्रीज फ्लरिश करेंगे, वहां पे कैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा। ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लिखी जाती है कि आप कैसे इंडस्ट्रीज ग्रो कर सकते हैं, कौन कौन से एरिया में जाके आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि उड़ीसा का कुछ रीजन बैकवर्ड एरिया, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो एरिया भी ग्रो करे, तो वो मेंशन करेंगे कि अगर आपने यहाँ पे अपना बिजनेस खोला या अपनी फैक्ट्री सेटअप की तो हम आपको बहुत सारे सब्सिडीज दे देंगे, हम आपको टैक्स रेट्स में कंसेशन दे देंगे, लेकिन आपको यहाँ आके फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। या फिर आपको ये प्रोडक्ट बनाना है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि वो इंडिया में ही बन जाए। ठीक है। फिर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कि हमारे कंट्री से फॉरेन ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट्स कैसे हो, इंपोर्ट्स के क्या क्या रूल्स बनने चाहिए, इन्वेस्टमेंट हम बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे इंडिया में ला सकते हैं, या फिर इंडिया से बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कैसे पॉसिबल होगा, इन सब के रूल्स बनाए जाते हैं फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में, कि कैसे हम फॉरेन ट्रेड को ग्रो करने वाले हैं। ठीक। तो ये सब हो गए सेक्टरल पॉलिसीज। जब हम पर्टिकुलरली कुछ सेक्टर पे फोकस करके पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, तो एक बार ये फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में लिख लेते हैं नीचे, है ना। तो हम लिख रहे हैं पहले फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है सर? फिस्कल पॉलिसी मतलब इट इज द मीन्स बाय विच a government adjusts its spending मतलब गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग एडजस्ट करता है, लेवल्स एंड टैक्स रेट्स टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस अ नेशंस इकोनॉमी। जो हमने डिस्कस किया वही चीज है कि आपकी गवर्नमेंट के पास टैक्सेस कहां कहां से क्या क्या सोर्सेस से आएंगे और गवर्नमेंट कैसे उनको स्पेंड करेगा, तो उसके ब्रीफ पॉलिसी को हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। स्पेंडिंग लेवल्स एंड टैक्स रेट्स। फिर नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी फोकस करता है कि कैसे इकोनॉमी में मनी फ्लो करेगा। इट इज द सेट ऑफ टूल्स that a nation's central bank has available to promote substantial economic growth by controlling the overall supply of money that is available to central bank। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है आपको पता है क्या? इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है आपको पता है? बिल्कुल मत बोलिएगा नहीं पता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, वो हमारा सेंट्रल बैंक है। इट इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, उसको बोला जाता है इट इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, इट्स कंज्यूमर्स एंड इट्स बिजनेस।
सर आपने अभी इतना बड़ा सारा लिखा है, उसका मतलब क्या है? वही बात है, वो एकदम इन डेप्थ बता रहा है। वो बता रहा है कि कैसे एक कंट्री में, एक इकोनॉमी में कैसे इकोनॉमिक, मतलब वो मॉनेटरी सप्लाई सप्लाई ऑफ मनी कैसे फ्लो करेगा, राइट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक से लेके एंड कंज्यूमर्स तक। तो ये पैसा कैसे फ्लो करेगा, उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। बाय कंट्रोलिंग द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी। ठीक, आप इसको नोट कर सकते हो साथ साथ में। ठीक है, तो हम आगे चल सकते हैं। सुनिए ना, ये वाला अभी जो, मतलब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आपके लिए एक सरप्राइज है, बहुत इंटरेस्टिंग सरप्राइज है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉलिसी एकदम ध्यान से सुनेंगे तो फिर वो सरप्राइज डिस्क्लोज होगा, नहीं तो फिर और एक वाला पार्ट हम कंप्लीट, और एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे फिर मिलेगा। तो अगर आपने ये पूरा टॉपिक एकदम ध्यान से सुना तो एक सरप्राइज आपके लिए रेडी है। तो सर बता दीजिए नेक्स्ट टॉपिक है ही क्या, बता दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स, कि गवर्नमेंट कैसे ट्रैक करता है कि हमारे जो पॉलिसीज बनाए गए हैं उसमें कितना बेनिफिट आ रहा है हमको। गवर्नमेंट कैसे ट्रैक करता है कि उस हमने जो पॉलिसीज बनाई उससे पूरे इकोनॉमी को क्या बेनिफिट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स। कि गवर्नमेंट ने जो मैक्रो पॉलिसीज बनाई है, जैसे जो भी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई है, जैसे फिस्कल पॉलिसी हो गया या फिर मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। मान लीजिए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा छूट दे दी कि आप लेंड कीजिए, बहुत ज्यादा सप्लाई कीजिए मनी इकोनॉमी में। तो कैसे डिटरमाइन होगा ये सारी चीजें कि क्या चीजें कैसे अफेक्ट कर रही है? गवर्नमेंट को ट्रैक तो करना पड़ेगा ना, सो दैट अकॉर्डिंगली अगर मान लीजिए इकोनॉमी डाउनफॉल में जा रही है तो गवर्नमेंट को ट्रैक करना पड़ेगा ना, इसको वापस कैसे ठीक करें। तो ये सारी चीजें मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स को चेक करके पता चलती है। और इसमें सबसे पहला पॉपुलर मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जनरली जीडीपी रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमी का ग्रोथ, कि एक इकोनॉमी कितना ग्रो कर रहा है। जीडीपी का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब हमारे इस नेशनल बॉर्डर्स के अंदर हम जो फाइनल गुड्स क्रिएट कर रहे हैं उसका वैल्यू क्या है, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, इंडिया का जीडीपी का 50% ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट करता है सर्विस सेक्टर। बैंकिंग हो गया, ब्रोकरेज हो गया, इंटरमीडिएट सर्विसेज हो गया, सारे सर्विस सेक्टर को मिला के इट कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर जीडीपी। और हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर जनरली टाटा, अंबानी, ये हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया के जीडीपी में। तो जीडीपी का मतलब लिख लीजिए, इट इज द मॉनेटरी मेजर of market value of all final goods and services produced in a specific time period। तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का चेक करते हैं, प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी सर्विसेज को भी अंडरलाइन कर लीजिए। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमारे पास जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स क्रिएट हो रहे हैं वो क्या है, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। तो जनरली एक हेल्दी ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इज अ साइन ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी। तो जनरली मतलब इंडिया के जैसे जीडीपी का ग्रोथ रेट 7% 8% है एनुअली, तो ये इंडिकेट कर रहा है ये एक हेल्दी ग्रोथ है। अगर रैंडमली एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है फिर बहुत ज्यादा गिर जाता है, ये
हेल्दी इंडिकेटर नहीं है। एक ग्रेजुअल स्टेबल ग्रोथ वो बहुत बेटर इंडिकेटर है, बिकॉज एक ग्रेजुअल स्लो ग्रोथ इंडिकेट करती है कि वो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, वो वापस रिवर्स नहीं होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंडिकेटर क्या है सर? नेक्स्ट इंडिकेटर है इन्फ्लेशन। सर पहले बताइए ना, इन्फ्लेशन होता क्या है? हम कितने बार सुन रहे हैं ये इन्फ्लेशन वर्ड, इन्फ्लेशन वर्ड। सर एक्चुअल में ये इन्फ्लेशन वर्ड होता क्या है, आप मुझे बताइए। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, अभी अब इसको ड्रॉ मत कीजिएगा, बस ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। मान लीजिए आप 2010 में एक पैक एक जूस का पैकेट बाय करते थे। आप एक जूस का पैकेट बाय करते थे एट ₹100 में। 2020 में उसी जूस के पैकेट का प्राइस हो गया है ₹150। आप 2010 में बाय करते थे ₹100 में, 2020 में उसका प्राइस हो गया है ₹150। इसका मतलब उसका प्राइस कितना से बढ़ गया है? इंक्रीज इन प्राइस इज इक्वल्स टू 150 माइनस 100 इज इक्वल्स टू ₹50। तो हम इन्फ्लेशन बोलते हैं कि किस रेट से वो प्राइस इंक्रीज हो गया है। जैसे 50, बेस प्राइस 100 था, इंटू 100, दैट इज 50% ग्रोथ आ गया है प्राइस में। अब पहले हम जूस खरीदने जाते थे ₹100 में, अभी हमें उसका 50% एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है, मतलब कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन ग्रो हो गए। उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। एक हेल्दी इन्फ्लेशन रेट इंडिकेट करती है इकोनॉमी में बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है। मान लीजिए, सुनिएगा कि कैसे एक हेल्दी इन्फ्लेशन रेट इंडिकेट करती है कि इकोनॉमी में ग्रोथ आ रहा है। मान लीजिए 10 लोग हैं, एक सोसाइटी में 10 लोग हैं। ठीक है, हमने क्या किया, मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया, मतलब सबके पास थोड़ा ज्यादा पैसा आने लग गया होगा। मान लीजिए सबके पास एक्स्ट्रा ₹1000 आ गए, सबके पास एक्स्ट्रा ₹1000 आ गए। मान लीजिए सबके पास XYZ जो भी थे, XYZ ABC जो भी अमाउंट था उनके पास, सबके पास एक्स्ट्रा ₹1000 आ गए हैं ड्यू टू मनी सप्लाई। अब मान लीजिए वो सब बाय कर रहे हैं एक पर्टिकुलर बिस्किट का पैकेट। उसका प्राइस था ₹20। इन सबको ₹1000 मिलने से पहले, ₹1000 मिलने से पहले इस बिस्किट पैकेट का प्राइस था ₹20। लेकिन सिंस अब सबके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है, तो सब कोई ज्यादा बिस्किट्स बाय कर सकते हैं, है ना, सबके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़े हुए। तो अब ये पैसे से, सिंस सबके पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं, तो ये बिस्किट का वैल्यू जो ₹20 में मिल रहा था, उन सब के लिए अब उसका वैल्यू कम हो गया। तो मार्केट अपने आप को स्टेबलाइज कैसे करेगा? इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, इसका प्राइस अब हो जाएगा ₹25, क्योंकि अब सबके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो सबको ही ज्यादा डिमांड करेंगे। हमने पढ़ा था मोर द इनकम मोर द डिमांड। तो अब सबके पास एक्स्ट्रा पैसे है तो सब ज्यादा डिमांड करेंगे, और ज्यादा डिमांड होने से प्राइस ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट हो जाएगा। तो प्राइस हो गया 25। हुआ ना इन्फ्लेशन? हुआ ना इन्फ्लेशन? देखिए ये 20 से 25 हो गया प्राइस, इन्फ्लेशन हो गया ना। तो एक हेल्दी, मतलब मान लीजिए एक पर्टिकुलर सर्टेन रेंज के अंदर अगर इन्फ्लेशन रेट हो, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि सबके पास एक ग्रेजुअल इंक्रीज इन इनकम हो रहा है। लेकिन अगर वो अब्सर्ड हो रहा है, एकदम भयंकर बढ़ जा रहा है, जैसे एग्जांपल हुआ था वेनेजुएला में, तो 2000 कुछ परसेंटेज था उनका इन्फ्लेशन रेट। मतलब उनको इतने सारे लोड्स ऑफ मनी लेके जाना पड़ रहा था सो दैट वो एक कॉफी खरीद सकें या फिर एक ब्रेड का पैकेट खरीद सकें। तो बहुत बिटर स्टेट में है उनकी इकोनॉमी। तो ऐसा हम कभी भी नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे कि हेल्दी ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो। तो गवर्नमेंट के मॉनेटरी पॉलिसीज भी फोकस करते हैं कि हम एक हेल्दी इन्फ्लेशन रेट मेंटेन कर पाए। तो वही चीजें आप लिख लीजिए, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। ये एग्जाम्पल आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको बस समझने की जरूरत थी। इट
इज द रेट ऑफ इंक्रीज, और नेगेटिव इन्फ्लेशन भी अच्छी नहीं है, मतलब सबके इनकम इनडायरेक्टली कम हो रही है, तो नेगेटिव इन्फ्लेशन भी अच्छा नहीं है। इट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। A healthy increase in inflation rate is a sign of stable growth in economy. Healthy increase in inflation, stable growth. तो आप नहीं चाहेंगे कि absurd इकोनॉमी मेरा इन्फ्लेशन ग्रो। हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंट नंबर 2, फिर आ गया पॉइंट नंबर 3, टैक्स रेट्स। जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे टैक्स रेट्स कम हो, क्योंकि टैक्स मतलब मान लीजिए अगर आप 100 रुपीज अर्न कर रहे हो, टैक्स रेट 26% या 30% है, तो 30 रुपया गवर्नमेंट ले गई, आपके पास बचा 70 रुपया। आपने इतनी मेहनत की, 100 रुपया कमाए, 30 रुपये तो यार गवर्नमेंट ले गई। तो हम चाहते हैं, जो जनरली बिजनेसमैन चाहते हैं कि टैक्स रेट जितने कम हो वो ज्यादा बेटर है। तो जिस कंट्री में जनरली टैक्स रेट्स कम होंगे वहां पे वो इन्वेस्ट करने का सोचेंगे, सो दैट हम जितना कमा रहे हैं वो हमारे पास रहे। तो इन जनरल लो टैक्स रेट्स स्टिमुलेट बिजनेस इन्वेस्टमेंट। तो इंडिया ने भी बीच में अपने टैक्स रेट्स कम किए थे, कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स रेट्स कम किए थे, फॉरेन कंपनीज के लिए टैक्स रेट्स कम किए थे, सो दैट वो आके इंडिया में इन्वेस्ट करें, और जब इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो पूरे इंडिया का ग्रोथ होगा। In general, low tax rates stimulate business investments and high tax rates repel it. Repel मतलब वो बिजनेसमैन उस कंट्री में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। हाई टैक्स रेट्स रिपेल इट। फिर पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स दो टाइप के होते हैं, एक बोरोइंग के लिए, एक होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप बिजनेस के लिए बोरो करते हैं फंड्स, उस पर इंटरेस्ट रेट लगते हैं। आपके पास जो सरप्लस फंड्स होते हैं आप वो इन्वेस्ट करते हैं, मतलब बैंक्स में देते हैं या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो जनरली अगर बोरोइंग इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई होंगे तो जनरली हम बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए कंटिन्यूसली फंड्स चाहिए होते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई होंगे तो हम बोरो करने से डरेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट के रेट्स अगर लो होंगे तो भैया हम सोचेंगे कि यार इन्वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। तो जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं उनको एक मॉडरेट लेवल में मेंटेन करना पड़ता है, बोरिंग इंटरेस्ट रेट्स को भी और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट्स को भी, सो दैट जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी स्टिमुलेटेड होकर रहें कि वो भी इन्वेस्ट करें, और जो बोरो करना चाहते हैं उनके लिए इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हाई नहीं हो जाए। ठीक है, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, मॉडरेट टू हाई, मॉडरेट टू हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट। तभी जाके आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास 100 रुपीज है, एक कंट्री में आपको उसके ऊपर 5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा और एक कंट्री में आपको 8% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, आप कहां पे ज्यादा प्रेफर करोगे इन्वेस्ट करना? ऑफ कोर्स सर 8% वाले उस एरिया में उस कंट्री में जाके हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो मॉडरेट टू हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट्स। लो इंटरेस्ट रेट्स stimulate business borrowings and business activity।
ठीक है। फिर फाइनली एक पॉइंट आ गया, एक्सचेंज रेट्स। ये सारे इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं हम कि जो हम पॉलिसीज हम फ्रेम कर रहे हैं उससे हमारे पे इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, ये सारी चीजें, ये सारे इंडिकेटर्स बता देते हैं आपको। इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स, टैक्स रेट्स, ये सबसे पता चल जाएगा कि हमारे इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे पॉलिसीज का। सर एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? एक्सचेंज रेट का मतलब, मान लीजिए कोट है कि $1 ₹75 के वर्थ है, ये होता है एक्सचेंज रेट। कि एक फॉरेन करेंसी हमारे इंडियन रुपीज के अगेंस्ट उसका वैल्यू क्या है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट्स। मान लीजिए आपने बाय किया गुड्स, बाय मतलब आपने इंपोर्ट किया, इंडिया में मंगवाया गुड्स वर्थ $100। आपने जिस दिन इंपोर्ट किया था उस दिन प्राइस था 75। जिस दिन आपने इंपोर्ट किया था उस दिन प्राइस था 75। आप जब पेमेंट कर रहे हो, मान लीजिए उसने आपको 1 महीने का क्रेडिट दे दिया था, आप जिस दिन पेमेंट कर रहे हो उस दिन वैल्यू हो गया 78। आपने जब इंपोर्ट किया था वैल्यू क्या था 75 इंटू 100, आपने 7500 गुड्स वर्थ का गुड्स इंपोर्ट किया था। लेकिन आप पेमेंट जब कर रहे हो एक्चुअल में आप 7800 का पेमेंट करने जा रहे हो, तो देखिए आपको बैठे बैठे 300 रुपए का नुकसान हो गया, आपको 300 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। और अब सेम सिचुएशन देख लेते हैं एक्सपोर्ट के लिए। मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट किया $100 वर्थ ऑफ गुड्स, 75 डेट ऑफ एक्सपोर्ट, और जिस दिन आपको पेमेंट मिलेगा उस दिन $100 का वैल्यू हो गया 78। तो बैठे बैठे आपको 300 रुपए का फायदा हो गया। आपने जब एक्सपोर्ट किया था 7500 का वर्थ का गुड्स एक्सपोर्ट किया था, लेकिन आज उसका वैल्यू हो गया है 7800, तो बैठे बैठे 300 का प्रॉफिट मिलेगा यहां पे, और यहां पे बैठे बैठे 300 का नुकसान हो जाएगा। अकॉर्डिंगली जब आप बोरो करते हो, अकॉर्डिंगली जब आप इन्वेस्ट करते हो, तो एक मॉडरेट या फिर एक स्टेबल एक्सचेंज रेट सिमुलेट करता है फॉरेन एक्टिविटीज। अगर ये बहुत ज्यादा वैल्यू होगा तो सब कोई डरेंगे कि मान लीजिए अगर आज वैल्यू 75 है, ये 78 नहीं हो गया, मान लीजिए 69 हो गया, तो आपको ₹600 का बैठे बैठे लॉस हो गया। और आप क्या क्या पता आपके प्रॉफिट मार्जिन कैसे हैं, क्या पता बहुत कम मार्जिन में ऑपरेट कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको बहुत नुकसान हो गया फिर। तो अकॉर्डिंगली अगर एक मॉडरेट एक्सचेंज रेट्स होंगे तो वो आपको स्टिमुलेट करते हैं फॉरेन एक्टिविटीज, फॉरेन ट्रेड को। तो वही चीजें आप लिख रहे हैं, मॉडरेट एक्सचेंज रेट्स स्टिम्युलेट बिजनेस ग्रोथ, it makes imports costly and stimulates local production। जैसे मान लीजिए वो हेल्दी ग्रोथ है, 75 से 78 हो गया, तो आपको 300 का इनडायरेक्टली लॉस हो गया ना। आपने 7500 वर्थ का गुड्स इंपोर्ट किया था, उसका वैल्यू 7800 आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो इनडायरेक्टली आपको 300 रुपए का नुकसान हो गया। तो ये नुकसान से बचने के लिए आप क्या करोगे, आप लोकल परचेज करना स्टार्ट करोगे या फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश करोगे, सो दैट इंडिया में ग्रोथ हो। और यही चाहती है गवर्नमेंट कि आप इंपोर्ट नहीं करके लोकली चीजों को मैन्युफैक्चर करो, मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट। एंड स्टिमुलेट्स लोकल प्रोडक्शन, इट ऑल्सो मेक्स एक्सपोर्ट चीपर। तो आप स्टिमुलेट होते हो गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। एंड एनहांसेस द इंटरनेशनल competitiveness of domestically produced
गुड्स और सर्विसेज। तो आप सीए फाइनल में जाके इसका इन डेप्थ पढ़ने वाले हो, एक पूरा चैप्टर है डेडिकेटेड उसके ऊपर, एक्सचेंज रेट्स के ऊपर, फॉरेक्स उस चैप्टर का नाम है। आप इन डेप्थ उसको पढ़ने वाले हो कि कैसे एक्सचेंज रेट्स में चेंज होने की वजह से इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स चीपर हो जाते हैं, और कैसे वो स्टिम्युलेट करता है, कैसे वो जो एक्सपोर्टर्स होते हैं या इंपोर्टर्स होते हैं उनके लिए प्रॉफिट या लॉस का सिचुएशन क्रिएट करता है, आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हो। ये सारी चीजें इन डेप्थ जाके आप सीए फाइनल में पढ़ने वाले हो, एक पूरा फुल्ली डेडिकेटेड चैप्टर है इसके ऊपर। तो सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने अभी पड़ी हुई हैं जो आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करने वाली है कि कैसे आप, आपके जो पॉलिसीज है, जो कंट्री के पॉलिसीज है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या वो इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं, क्या वो इकोनॉमी को हैम्पर कर रहे हैं, क्या उससे इन्फ्लेशन रेट एक हेल्दी ग्रोथ मिल रहा है या फिर उससे इन्फ्लेशन रेट अफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी पॉलिसीज हैं, ये सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कंट्री की पॉलिसी कैसी चल रही है, कैसे काम कर रही है, क्या वो वर्थ वाइल है उस पॉलिसी को फॉलो करना या फिर हमें पॉलिसी में चेंजेस चाहिए। तो गवर्नमेंट इन सब चीज, ये सब इंडिकेटर्स को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहती है और अकॉर्डिंगली फिर वो अपने डिसीजंस लेती है, ठीक है। तो सिंस आपने इतने अच्छे से ये टॉपिक को कंप्लीट किया, तो जो एक छोटा सा सरप्राइज था आपके लिए, आपने वो मतलब एक नेटफ्लिक्स में एक सीरीज है मनी हाइस्ट करके, उसमें बेला बेला चाव का एक वो गाना है शायद। तो मैंने वो सीरीज देखी नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले मैं स्क्रॉल कर रहा था तो एक गुजराती भजन निकल गया वही सेम गाने पे, तो वो आपके साथ शेयर करना था, बस यही सरप्राइज था। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इंडियन कैसे सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंग अपने सिचुएशन में डाल देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है कैसे हम इंडियन सारी चीजों को अपने कल्चर के अंदर डाल देते हैं। तो सुनिएगा एकदम देसी बेला चाव। ये रिकमेंडेशन में क्या रणवीर सिंह को डांस करा रहा है बेला चाव पे। और देखिए कैसे हम एक एक सिचुएशन को इंडियन कल्चर में डाल दे रहे हैं। यहाँ पे और एक देखिए, बेला चाव मराठी मनी हाइस्ट ढोल ताशा गणपति जी के साथ उसने मिला दिया। बहुत वंडरफुल है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक, इसके बाद में कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स है जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले। तो आज का लास्ट टॉपिक है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेट कैसे करता है। सर बहुत बार, कई बार रातों को नींद नहीं आती है कि एक गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लिए सर पॉलिसी फॉर्मुलेट कैसे कर लेता है। क्या कोई सर ऐसे मन में बैठा रहता है और भगवान जी उसके पास आके बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे पॉलिसीज बनाना, या सर वो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करता है, गवर्नमेंट कैसे पॉलिसीज बनाते हैं। तो ये जो नेता लोग हैं वो बैठ के पॉलिसीज बनाते हैं, तो सर ये बनाते कैसे हैं वो तो बताइए।
तो इनके पास एक स्टेप है, एक सीक्रेट मेथोडोलॉजी जो आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। कैसे आके ये बैठ के बनाते हैं अपने पॉलिसीज फॉर द होल कंट्री। सुनिएगा, सबसे पहले वो क्या करते हैं, चेक करते हैं कि भैया हमें पॉलिसी किस कॉन्टेक्स्ट में बनानी है। क्या हमें लोन्स के बारे में पॉलिसी बनानी है, क्या हमें बोरिंग्स के बारे में पॉलिसी बनानी है, क्या हमें फिस्कल पॉलिसी टैक्स रेट्स के बारे में बनाने, क्या चीज के बारे में पॉलिसी बनानी है। उसके बाद में कुछ स्पेशल टीम्स बैठाए जाते हैं जो पॉलिसी के कंटेंट बताते हैं कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कौन सी वाली चीज के ऊपर आपको पॉलिसी बनानी है। मान लीजिए आपको बताया गया कि हेल्थ या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमें हेल्थ के ऊपर पॉलिसी बनानी, तो हेल्थ के ऊपर क्या कॉन्टेक्स्ट पे क्या कंटेंट बनाना है, क्या मेडिकल्स के बारे में बनाना है, क्या प्राइवेट मेडिकल्स के बारे में बनाना है, या गवर्नमेंट मेडिकल्स के बारे में बनाना है, या फिर डॉक्टर्स को रेगुलेट करना है, या फिर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो पढ़ाते हैं उनको रेगुलेट करना है, किसके बारे में हमें पॉलिसी बनानी है। फिर क्या करते हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस उस पॉलिसी से अफेक्ट होंगे उनके बारे में स्टडी की जाती है। मान लीजिए हमने पॉलिसी बनाया है सेंट्रल मतलब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कनेक्टेड कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है, उनकी फंडिंग कहां से आ रही है और वो कहां कहां पे यूज कर रहे हैं, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, ये सारे इंस्टीट्यूशंस क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं वो सब हम चेक करते हैं। उसके बाद में हम उनको कंट्रोल कैसे करने वाले हैं, हम उनको कंट्रोल कैसे करने वाले हैं। मान लीजिए हमने बोला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम चाहते हैं कि हमें वीकली रिपोर्ट मिले, तो उसके लिए कैसे कंट्रोल करने वाले, उस रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, उसके बाद में कौन से डॉक्टर्स बना के देंगे वो रिपोर्ट कौन वेरीफाई करेगा, किसके पास वो रिपोर्ट आएगी, ये सारी चीजें इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है। एंड फाइनली मार्केट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इससे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे पेशेंट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इससे मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या सारे पेशेंट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास आ जाएंगे या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें हम फिर कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिसी। इंटरेस्टिंग है ना, ये एकदम सीक्रेट सॉस है। पॉलिसी कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, तो ऐसे वो बैठ के सोचते हैं और एक अकेले जन नहीं बनाते, पूरी डिपार्टमेंट मिलके सबको कुछ कुछ काम एलोकेट किया जाता है, अकॉर्डिंगली जाके फिर वो पॉलिसीज बनती है। मान लीजिए किसी को डेलीगेट किया गया कि ये इंस्ट्रूमेंट्स कहां से कैसे फ्लो करेंगे, कौन वेरीफाई करेगा, एक डिपार्टमेंट को वो अथॉरिटी दी गई, ये सारी चीजें ऐसे अकॉर्डिंगली फॉर्मुलेट होती हैं पॉलिसीज। ठीक है, तो आई बिलीव बहुत इंटरेस्टिंग लगा आपको ये सारे कंटेंट्स, और आप अब ये टॉपिक को समझ रहे हैं, इंटरेस्टिंग ले रहे हैं, क्योंकि ये बस सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, ये बहुत आगे चल के बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो ठीक है, आज की क्लास अब फिर हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, और हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इनकेस अपने पास टाइम अवेलेबल होगा तो हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे, सीखते रहिए और जीतते रहिए। थैंक यू।